एक सेकंड सर। ब्रज संस्कृति संस्थान की ओर से आयोजित इस व्याख्यान में मैं अमनदीप वशिष्ठ सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं और डॉक्टर ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी ने 1980 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की और उत्तर भारत में अंकों का विकास पर अपनी डॉक्टोरल थीसिस सबमिट की, जिस पर उन्हें पीएचडी मिली और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा स्वर्ण पदक से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आदरणीय डॉक्टर श्रीवास्तव जी एरच पर बहुत लंबे समय से कार्य करते रहे हैं और औपचारिक रूप से नवंबर 1988 में आकाशवाणी छतरपुर से इस विषय पर एक वार्ता प्रसारित की गई थी। उसके बाद दिसंबर 1988 में तंजौर में द साइट ऑफ एरच अ न्यूमिस्मैटिक एंड एपिग्राफिक स्टडी नाम से एक शोध पत्र डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने प्रस्तुत किया। बाद में 1991 में आर्कियोलॉजी ऑफ एरच डिस्कवरी ऑफ न्यू डायनेस्टीज नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसकी एक भूमिका डॉक्टर बीबी लाल जी ने लिखी थी और डॉक्टर बीबी लाल जी ने मुक्त कंठ से डॉक्टर श्रीवास्तव जी के कार्य की प्रशंसा की। आप राजकीय संग्रहालय झांसी के निदेशक रहे हैं और राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर का अतिरिक्त प्रभार भी आपके पास रहा है। इसके अतिरिक्त आपकी रिसेंट ट्रेंड्स इन न्यूमिस्मेटिक्स एंड एपिग्राफी और इतिहास एवं पुरातत्व के नवीन आयाम नाम से पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। हाल ही में ब्रज संस्कृति शोध संस्थान ने आपकी एरच के सिक्के एवं अभिलेख विषयक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसके बारे में इस व्याख्यान के अंत में डॉक्टर श्रीवास्तव जी कुछ देर के लिए अवश्य बोलेंगे। मैं एक बार पुनः डॉक्टर ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस व्याख्यान के लिए समय निकाला और आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय श्रीवास्तव जी। नमस्कार। मैं ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के सचिव श्री लक्ष्मीनाथ तिवारी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता करने के लिए अवसर प्रदान किया। आप सभी लोग जानते हैं कि कालिदास संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं, लेकिन उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा है जिससे उनकी तिथि और स्थान के बारे में कोई साक्ष्य मिल सके। लेकिन सभी विद्वानों ने कहा है कि एक परंपरा के अनुसार कालिदास को विक्रमादित्य के साथ संयुक्त किया जाता है। यह परंपरा कहाँ से आई, इसके बारे में जब हमने देखा कि उसमें विज्ञान शाकुंतल में गुरु विक्रमादित्य से लिखा हुआ है, तो इसमें विक्रमादित्य यहीं से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि विज्ञान शाकुंतल की सभी प्रतियों में विक्रमादित्य नहीं मिलता है। और यदि कालिदास का मूल प्रति मिल गया होता जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई होगी, तो पता चलता कि सभी प्रतियों में है कि नहीं है। जैसे तिरुपति से एक प्रति मिली है तो प्रकाशित हुई है, उसमें विक्रमादित्य का नाम नहीं है, और कालिदास के दूसरे नाटकों में विक्रमादित्य का नाम नहीं है। तो ये ऐसा लगता है कि बाद में विक्रमादित्य का प्रचार होने से, गुप्त काल में विक्रमादित्य का नाम आ जाने से लोगों ने विक्रमादित्य के साथ जोड़ दिया और हमारा परंपरा हो कि विक्रमादित्य के समय में कालिदास थे। इसे संस्कृत के जो विद्वान हैं उनको ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विक्रमादित्य के साथ जोड़ा, जो उज्जैन के राजा थे, जबकि उसमें उज्जैन में कोई विक्रमादित्य का नाम का राजा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में नहीं ज्ञात होता है, क्योंकि उस समय उज्जैन में सातवाहनों का साम्राज्य था। सातवाहनों ने कोई विक्रम संपन्न नहीं चलाया था और न कोई विक्रमादित्य नाम का राजा ही हुआ था। इसलिए ये उसमें कालिदास को विक्रमादित्य के साथ जोड़ना उचित नहीं है, और इस आधार पर कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी वो संभव नहीं हो पाता है। और यही परंपरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त काल के थे उनके साथ भी ज्ञात होती है, जिसमें कहा गया है कि धनवंतरि क्षिपण कामर सिंह शंकु बेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा ख्यातो वराह मिहिरो निपते सभायाम रत्नानि वै नव विक्रमस्या। विक्रम के दरबार में नवरत्न थे। अब नवरत्न तो धनवंतरि क्षिपण ये सब होते हैं, लेकिन वरुचि और ये वराह मिहिर के उस समय में बहुत अंतर है। वराह में 6वीं शताब्दी में ईस्वी 550 ईस्वी के थे लगभग थे, और वरुच सेकेंड सेंचुरी बीसी में थे, तो समकालीन हो ही नहीं सकते हैं। एक बस परंपरा के अनुसार कालिदास को विक्रमादित्य के साथ जोड़ दिया जाता है
और परंपरा चलती रहती है। लेकिन हमको कालिदास के बारे में तिथि निर्धारित करना है तो उसको हमको कालिदास के ग्रंथों के अंतर साक्ष्यों के पर विचार करना पड़ेगा और ये पुरातात्विक संदर्भों को भी लेना पड़ेगा ताकि कालिदास के बारे में हम सही स्थिति से अवगत हो सकें। इस संदर्भ में आप लोग देखते हैं कि ये मेघदूत में कालिदास ने मेघ को जब संदेश दिया है तब अलकापुरी माने रामगिरी से अलकापुरी जाने के मार्ग में कई स्थानों का नाम लिया है। उसमें उज्जैन है, दसपुर है, विदिशा है, लेकिन केवल विदिशा को ही राजधानी बताते हैं। उसमें लिखा है तेसाम देक्षु प्रसिद्ध विदिशा लक्षणाम राजधानी। अब ये जो दिशाओं में प्रसिद्ध विदिशा है वह दशाण की राजधानी है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि राजधानी विदिशा कब थी। तो राजधानी विदिशा के बारे में हम देखते हैं कि अग्निमित्र वहां का शासक था और विदिशा उसमें राजधानी थी, और ये बात उनके मालविकांग मित्र से भी ज्ञात होती है क्योंकि उसको अग्निमित्र को विदिशेश्वर कहा गया है। तो अब यह है कि वो कालिदास ने 2 ग्रंथों में विदिशा को राजधानी बताया और मेघदूत में कहा कि दिशाओं में प्रसिद्ध विदिशा राजधानी थी। तो आखिर दिशाओं में प्रसिद्ध कैसे हो गई, क्या बात थी? राजधानी सभी होती हैं, लेकिन एक विशेष तौर से प्रसिद्ध बताने का कोई विशेष कारण रहा होगा। क्योंकि अब आप लोग देखते हैं कि इसमें मालविकांग मित्र में जब विदर्भ में यज्ञसेन माधवसेन को बंदी बना देता है और अग्निमित्र कहता है कि उसको छोड़ दिया जाए, तो शर्त रखता है कि तुम हमारे जो मौर्य सचिव साला है उसको छोड़ोगे तो मैं उसको राजनीतिक रूप से छोड़ दूंगा। लेकिन उसमें अपने अवमानना मानता है और वीरसेन जो उसका साला था उसको भेज देता है विदर्भ में, और विदर्भ में जाकर उसमें युद्ध करता है और वहां के राजा को पददलित करता है और विदर्भ को 2 भागों में कृथ और कैसिक के रूप में बांट देता है, जिसका बॉर्डर वर्धा नदी थी। और इसमें कहा भी गया है कि विदर्भ में 2 ही प्रमुख घटनाएं हैं, एक तो रुक्मिणी विष्णु द्वारा रुक्मिणी का हरण और दूसरे आप द्वारा वहां विदर्भ का मानमर्दन। तो इससे पता चल जाता है कि विदिशा से विदर्भ की राजनीति डिसाइड की गई, निर्धारित हो गई। और जबकि एक तरह से विदिशा मौर्य सचिव के अंदर में रहा होगा और विदर्भ और विदिशा सेनापति के अंदर में रहा होगा, तभी तो वहां से विदर्भ की राजधानी जब राजनीति नियंत्रित कर दी गई, इससे विदिशा प्रसिद्ध हो गई और कोई कारण नहीं है कि विदिशा प्रसिद्ध हो। और हम देखते हैं कि आखिर ये तो हो गया कि अग्निमित्र के समय विदिशा राजधानी थी। अब हमको देखना पड़ा कि राजधानी विदिशा कब थी है? तो अग्निमित्र के समय में थी और हम देखते हैं कि ये कहाँ तक जाती है, यानी 2nd सेंचुरी BC में थी, लेकिन वो राजधानी विदिशा कब तक रही है इसके बारे में हम देखते हैं कि वो हेलिडोर का इंस्क्रिप्शन आता है जिसमें से कि वो अंतलिखित भेजता है और उसमें गरुध्वज स्थापित किया जाता है। लेकिन उसके बाद वो उसका लगभग 113 BC में आता है, वो भी 2nd सेंचुरी BC ही है। तो इसलिए अब उसके बाद विदिशा राजधानी ज्ञात नहीं होती है, भागभद्र के बाद विदिशा राजधानी के रूप में ज्ञात हमको नहीं होती है। तो अब देखते हैं क्या कि कहाँ राजधानी चली गई, तो राजधानी विदिशा है कि शिफ्ट हो गई। तो शिफ्टिंग के बारे में हमको हम अभी दिखाते हैं आपको पीटी से कि इसमें उत्तर प्रदेश में पीपीटी दिखाइए भाई जी जी। उत्तर प्रदेश में एरच एक जगह है, झांसी में एक एरच एक जगह है जो कि अभी तक राजधानी के रूप में या किसी फेमस साइट के रूप में ज्ञात नहीं है। अयोध्या, मथुरा, अक्षत्रा और कौशाम्बी, विदिशा ये तो है, लेकिन एरच को कोई नहीं जानता था। संजोग से मैं एरच गया तो वहां पर एक सिक्का मिला मुगमुख का, अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो उसके बाद मैं वहां कई बार गया, हमेशा सर्वे किया, सब कुछ किया, तो उसमें बिल्कुल नई नई चीजें मिली। और उसके बाद अब देखिएगा इसमें आगे नेक्स्ट
अब एरस की जो माउंड है वो देखिए कि यहाँ पर काफी ऊंचा माउंड है, बिरसा के नदी के किनारे है, बिरसा के दक्षिण तट पर स्थित है ये एरच। और यहाँ पर जो बीच में वो कोई पत्थर टाइप का दिखाई पड़ रहा है, वो डॉकयार्ड है। तो डॉकयार्ड हमको मैं बिरसा में ही बिरसा के किनारे देवगढ़ में मिलता है, और चंदेरी भी फेमस है। तो ये व्यापारिक सेंटर रहे हैं और इसे व्यापार होता था। और ये उसके इसी के प्रमाण है कि नदी के बीच में वो डॉकयार्ड दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट। और ये देखिए माउंड में एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी जो हो रही है, और काफी ऊंचा माउंड है, करीब 2-3 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इससे उसकी मालूम पड़ती है कि कितना प्राचीन रहा होगा ये एरच। और वहां से और जो चीजें मिल रही हैं उसके बारे में हम धीरे में देखेंगे अभी। नेक्स्ट। ये नदी के दूसरे साइड का ये है, माने जो अभी माउंट आपने देखा है उसके पीछे का भाग है ये। और इसके बगल में आज का आधुनिक बस्ती है, लेकिन वो चला रहा है बहुत दूर तक, और माउंट खराब भी हो रहा है, और उसकी हो रही है, और बरसात से भी उसका क्षरण हो रहा है। तो इसमें कभी बीच बीच में एंटिक्विटी निकलती रहती है, जिसके कि मैं उसमें कई जगह म्यूजियम में और सब जगह विजिट हो गई हैं। अब उसको देखेंगे आगे। नेक्स्ट। ये देखिए वो भी है कि और बिरसा में नदी में पानी गर्मी में कम हो जाता है, तो लोग तैर अपने सीधे ही चले जाते हैं, नाव की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पुल बन गया है, आसानी से चले जाते हैं। लेकिन 47 से पहले तक ये बहुत बड़ा व्यापारिक सेंटर था, और आज भी है, क्योंकि ये यहाँ से मऊरानीपुर और सब जगह जाते हैं। नेक्स्ट। ये माउंट देखिए बिल्कुल नजदीक से सेक्शन दिखाई पड़ रहा है, और उसके जो ऊपर वृक्ष लगे हुए हैं उसके ऊपर कुछ ईंटें लगी हुई थी, वहां से निकलवा कर किसी तरह उसको पढ़ा गया है, और तब पता चलता है कि वहां का इतिहास आखिर क्या था। आगे। नेक्स्ट। अब एरच, आजकल उसको एरच कहते हैं या एरच कहते हैं। अब इस सिक्के पर जो पहला बाएं वाला सिक्का है उसमें अश्व बना हुआ है, उस पे एरकच्छ लिखा हुआ है। तो एरक माने घास के आधार पर, एरक घास थी जिसके कि यदुवंशियों का नाश हुआ था भागवत महापुराण के अनुसार। तो उसमें एरकच्छ, तो ये यहाँ पर नदी के किनारे है, तो एरक कच्छ से एरकच्छ बन गया, कब उसका लोप हो गया, एरकच्छ लिखा हुआ है। 3rd सेंचुरी बीसी का सिक्का है ये। और इसका जो नगद सिक्के के रूप में जब मिल रहा है तो पता चलता है कि ये कितना बड़ा महत्व था। और दूसरे सिक्के में भी एरकच्छ लिखा हुआ है। यहाँ पर धनुष बाण बना हुआ है, और वेदिका में वृक्ष का अंकन है, धनुष बाण बना हुआ है। तो ये जो व्यापारिक और राजनीतिक सेंटर, ये प्रमाणित हो जाता है कि ये बहुत बड़ा सेंटर था। और यहाँ से कई 20-21 प्रकार के नगद सिक्के पाए गए हैं, जिसमें कि वो पंच मार्क सिस्टम से बने हुए हैं, डाई स्टैक है और कास्ट है। तीनों विधियां जो सिक्का ढालने की हैं सब मेरे से प्राप्त होती हैं। और सभी और कुछ राजाओं के भी सिक्के हैं जो हम आपको दिखाएंगे अभी। नेक्स्ट। ये मुगमुख का सिक्का है, लेड का है। इसमें मुगमुख बाएं तरफ मुगमुख लिखा हुआ है, और दूसरे तरफ स्टील यार्ड के नीचे मेढक बना हुआ है। मेढक उर्वरता का प्रतीक है। इससे पता चलता है कि ये समृद्ध राज्य था। और मुगमुख नाम का सिक्का अभी तक और कहीं से नहीं पाया गया है। इससे पता चलता है कि ये एरच का ही राजा था। नेक्स्ट। अब एरच से ही ये ईसा पूर्व 1 शताब्दी का ये अभिलेख है, जिसमें लिखा है रयो बम्बकिस दाममितस पुंडरीक, माने बैम्बिक वंश के दामित्र का पुंडरीक यज्ञ है। यहाँ पर पुंडरीक यज्ञ किया गया था। इसका मतलब कि ये 1 शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऐसा सेंटर था जहाँ की राजा पुंडरीक यज्ञ कर रहा है। और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि और दूसरी जगह से अभी तक पुंडरीक यज्ञ के बारे में इतना पुराना अभिलेख या कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अभिलेख जो सूचना है सबसे पहले एरच में ही मिला है पुंडरीक यज्ञ के बारे में, उसके बाद बहुत 4वीं-5वीं शताब्दी में मिला है। नेक्स्ट। ये इसमें भी वही है, उसके साइड से लिया गया है, रयो बम्बकिस दामितस पुंडरीक। और दूसरा इंस्क्रिप्शन है, ये मूसा नगर से पाया गया है। इसमें भी लिखा है बम्ब के अश्वतायनी पुतस दाममितस अश्वमेध,
बैम्बिक वंश के अश्वतायनी का पुत्र जो दामित्र है उसका अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि ये एक ही दामित्र है जो एरस से, एरस का राजा था, वहां से एरस में पुंडरीक यज्ञ किया और मूसा नगर उसका उत्तरी भाग रहा होगा जो कानपुर देहात में इस समय है, यहाँ पर उसने अश्वमेध यज्ञ किया। तो पुष्यमित्र के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। अयोध्या विलेख भी बोलता है दुरश्वमेध याजिना सेनापति पुष्यमित्रस्य। तो पुष्यमित्र 2 अश्वमेध यज्ञ करता है, लेकिन एरज का राजा 2 प्रकार का यज्ञ कर रहा है, पुंडरीक और अश्वमेध दोनों कर रहा है। बल्कि एक यहाँ अब मैं एक इंस्क्रिप्शन मिला था जिसमें कि मेध सर्वमेध याजिना भी लिखा हुआ है। तो मेध तो संभवतः पुंडरी अश्वमेध का होगा और सर्वमेध का अभी तक कोई जगह अभिलेखित साक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। इस प्रकार पता चल रहा है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ये एरच एक ऐसा सेंटर बन चुका था जहाँ के राजा यज्ञ कर रहे थे। नेक्स्ट, अब उसके बाद पहली शताब्दी ईस्वी का यह अभिलेख है जिसमें 3 लाइन में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है सिद्धम सेनापते शतानीकस्य। दूसरी लाइन में है पौत्रेण सेनापते दशानाधिपते। तीसरी लाइन कट गई है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उस पे जो पहली लाइन कटी हुई थी उसके साथ सेनापते अदिति मित्रस्य। अब फिर नीचे की लाइन में जो पीछे का भाग कटा हुआ उसमें के पुत्रेण सेनापतिना और नीचे लिखा है पुष्करणी खानिता। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब वो दूसरा उसी का पार्ट है लेकिन दूसरा ईंट पर लिखा हुआ था ये सेनापते। दूसरी लाइन में है, पहली लाइन तो कटी हुई है सेनापते दशाणाधिपते मूल, और फिर नीचे में है दशाणेश्वरेण वासिष्ठी पुत्रेण। आप लोग देखे होंगे कि ऊपर दशाणाधिपति लिखा है, नीचे दशाण स्वर्णेन है, वासिष्ठी पुत्र आषाढ़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब पहली लाइन में लिखा हुआ है पुत्रेण सेनापते अदित मित्रस्य, दूसरा सेनापते मूल मित्रस्य पुत्रेण सेनापतिना, दूसरे में आषाढ़ मित्रेण पुष्करणी खानिता। नेक्स्ट, उसी की कॉपी है, कई कापियां मिली थी, कई एक ही ईंट नहीं मिली थी, कई 10-12 ईंट वहां से मिली थी। इसको सबको मिला कर हमने पढ़ा था और वही उसी अभी आपने देखा है उसी की कॉपी ये है। नेक्स्ट, अब देखिए कि वो एक ऐसा उसी संदर्भ में एक ऐसा वृक्ष मिल गया जिसमें इसके ऊपर भी लेख लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है, बगल में बगल वाला प्रारंभिक पोर्शन का है और बीच ऊपर वाला अंतिम पोर्शन का है, जिसमें पूरा लेख जबकि हमने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है सिद्धम सेनापते शतानीकस्य प्रपौत्रेण सेनापते अदित मित्र से पौत्रेण सेनापते दशाणाधिपते मूल मित्र से पुत्रेण सेनापतिना दशाणेश्वरेण वासिष्ठी पुत्रेण आषाढ़ मित्रेण पुष्करणी खानिता। इसमें 4 मेंबर मिल रहे हैं, शतानीक, अदित मित्र, मूल मित्र, आषाढ़ मित्र। तो अभिलेख तो पुष्करणी खोदने के लिए पुष्करणी के उत्खनन के लिए अभिलेख लिखाया गया, लेकिन ये अभिलेख न लिखाया गया होता तो ये सब जितने राजा थे वो डार्क पीरियड में, जिसको कह दिया जाए कि शुंगों के बाद वो डार्क पीरियड हो गया, कोई जानता नहीं था। लेकिन यहाँ पर इतने राजा मिल रहे हैं और ये अभिलेख ही खोद रहा है, बता रहा है कि ये दशाणापति। मूल पॉइंट इसमें यह है कि अभी आपने मेघदूत में देखा कि तेसाम देखो प्रसिद्ध विदिशा लक्षणाम राजधानी, दशाण की राजधानी विदिशा है। और यहाँ पर लिखा कि सेनापति दशाणाधिपति, सेनापति और दशाणाधिपति है और दशाणेश्वर है, आषाढ़ मित्र, वासिष्ठी पुत्र है। तो इसके मतलब कि यो दशाण की जो राजधानी थी वो शिफ्ट हो गई। दशाण की राजधानी कभी विदिशा थी और ये फर्स्ट सेंचुरी में राजधानी एरच हो गई। और इसके पहले आप देखें कि वहां पर मुगमुख को सिक्का पाया गया है और ये ये
अजिन का भी शिकार इसमें नहीं आया है। तो इसमें वैम्बिक वंश का जो दामित्र था उसका भी अभिलेख पाया गया है। ये अभिलेख पूरी नई डायनेस्टी ही मिल रही है। तो इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा सेंटर था और दसाण की राजधानी शिफ्ट हो गई, इसमें कोई संशय नहीं रहा है। आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर इस अभिलेख के बाद माने ईश्वर मित्र, अषाढ़ मित्र के बाद वो जो राजा होता है वो ईश्वर मित्र है। इस पर लिखा है, दोनों सिक्के ईश्वर मित्र के हैं, उसमें लिखा है राज्ञों ईश्वर मित्रस्य लिखा हुआ है। रिवर्स में यू पिन रेलिंग है, मैंने यू के अंदर रेलिंग के अंदर यू बना हुआ है। नेक्स्ट। अब ये देखिए उसके ईश्वर मित्र के बाद आता है सहस्रसेन का। अब देखिए इस पर लिखा है राज्ञों सहस्रसेन, 2 लाइन में लिखा हुआ है और ये इसमें राज्ञों सहस्रसेन लिखा हुआ है। सहस्रसेन के बारे में बताना जरूरी है कि ये सहस्रसेन ने ईश्वर मित्र के सिक्कों को काउंटर स्ट्रक किया है। इसका मतलब कि वो मित्र डायनेस्टी को हरा कर वो सहस्रसेन अपना नया राजवंश स्थापित करता है अर्थ में। तो ये उसके बाद वो सहस्रसेन के बाद नेक्स्ट इस पर लिखा है राज्ञों मित्र सेनस, 2 लाइन में लिखा हुआ राज्ञों मित्र सेनस। तो अब है कि सहस्रसेन, मित्रसेन, महासेन और अमित सेन। अमित सेन के सिक्के मिलते हैं, उसमें महाराज भी लिखा हुआ है। इसकी काफी वो हाई स्टेटस का महाराज अमित सेन है। तो अब है कि ये 2nd सेंचुरी एडी तक आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब भागभद्र के समय के बाद राजधानी विदिशा से शिफ्ट होती है तो राजधानी एरच आ जाती है, जहाँ पर मुगमुख, अजिन, दाम मित्र, शतानिक, मूल मित्र, आदित्य मित्र, अषाढ़ मित्र और ईश्वर मित्र, सहस्रसेन, अमित मित्रसेन, महासेन, अमित सेन ये राजशासक यहाँ होते हैं। तो अब यह है कि इस बीच तक तो राजधानी एरच बनी रही, माने राजधानी विदिशा से शिफ्ट हो गई है और एरच आ गई है। लेकिन एरच के बाद भी राजधानी कहाँ जाती है, इसके बारे में हमको हिस्टोरिकल फैक्ट देखना पड़ेगा कि राजधानी इसके बाद इस पर एरच के पूर्वी भाग पर मगहों का, कौशाम्बी के मगहों का आधिपत्य हो गया था और एरच के पश्चिमी भाग पर ग्वालियर के माने वो ग्वालियर के वो थे पद्मावती के नागों का आधिपत्य हो गया था। और जबकि गणपत नाग को समुद्रगुप्त हराता है, जिसकी चर्चा उसमें समुद्रगुप्त के अभिलेख में पाई जाती है, तो राजधानी पद्मावती चली जाती है। और नहीं, पद्मावती को जब समुद्रगुप्त हराता है तो राजधानी एरण चली जाती है। और एरण के बाद चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में राजधानी उज्जैन होती है, जिसके समय में कालिदास बताए जाते हैं। तो कालिदास यदि उसमें विक्रमादित्य के दरबार में होते, कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में होते तो राजधानी उज्जैन कहते। विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास होकर और विदिशा को राजधानी कहेंगे, और विदिशाओं में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि बिल्कुल गलत होगा और कोई भी राजा अपने दरबारी के द्वारा गलत में लिखे जाने पर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और कुछ विद्वानों ने कहा है, जैसे मिरासी जी ने कहा है कि, और कई लोगों ने कहा है कि विक्रमादित्य ने पद्मावती गुप्ता के बच्चों के लिए कालिदास को भेज दिया था वाकाटक नरेश के पास। तो वाकाटक नरेश में उनकी वाकाटकों की राजधानी, और मिरासी ने ये भी लिखा है कि कालिदास ने जो रामगिरी रामटेक को उन्होंने रामगिरी सिद्ध किया है और कहा कि रामगिरी में बैठकर, रामटेक में बैठकर उन्होंने मेघदूत की रचना की। अब वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन बिल्कुल पास में है रामटेक से। तो रामटेक कालिदास गुप्त पीरियड से उसमें गए होते तो राजधानी रामटेक बताते, अरे नंदीवर्धन बताते, उसको विदिशा करने का सवाल ही नहीं होता है। इस प्रकार हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि राजधानी विदिशा क्या कहने का मतलब कालिदास 2nd सेंचुरी बीसी में थे और राजधानी उसमें विदिशा थी। और मालविका निमित्त भी सिद्ध होती है। और किसी भी हिस्टोरिकल स्थिति में ये राजधानी गुप्त काल से नहीं बढ़ती है कि कालिदास को गुप्त काल में कर दिया जाए। लोग कहते हैं कि कालिदास ने उसके कुमार गुप्त के लिए कुमार संभव की रचना की,
ये तो बिल्कुल एक अनुमान है, अनुमान के आधार पर इतिहास नहीं चल पाएगा कि और फिर उसमें कुमार संभव में तो स्कंद का भी चर्चा किया है, तो स्कंद गुप्त भी राजा था, तो कुमार गुप्त के लिए मैं कुमार संभव की रचना की कि मैं स्कंद गुप्त की रचना की, ऐसे अंदाजा पर तो कुछ नहीं काम करेगा। और कहें कि समुद्रगुप्त के अभिलेख में जो वर्णन मिलता है उसी के आधार पर उन्होंने रघुवंश की रचना कर दी, और रघुवंश रघु की जो विजय है उसमें कालिदास रघु की विजय और ये समुद्रगुप्त की विजय के जो भौगोलिक अभिलेख भौगोलिक स्थिति है वो टैली नहीं करता है। और कालिदास ने तो रघु का युद्ध उन लोगों से किया था जो कि मौर्यों के अंतिम समय में वो स्वतंत्र हो चुके थे, और इसका मतलब कि पुष्यमित्र के समकालीन ही हो गए। और ये समुद्रगुप्त के समय में तो कलिंग स्वतंत्र था ही नहीं, कलिंग से कोई युद्ध हुआ नहीं समुद्रगुप्त का। तो ये सब जो भौगोलिक चीजें और बड़ी चीजें उसकी हैं जो उसे टैली नहीं करती हैं। नेक्स्ट, अब देखिए कालिदास ने जो अग्निमित्र को विदेशेश्वर कहा है, तो कालिदास ने अनुमान पर नहीं लिखा है, कालिदास ने बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य पर लिखा है, सब कुछ लिखा है। और ये अग्निमित्र की एक सील पाई गई है, एरस से पाई गई है, तो वहां पर लिखा है वेद राज अग्निमितस, तो विदिशा के राजा अग्निमित्र की सील है ये। और यहाँ पे विदिशा का जो दाहिने तरफ है विदिशा का सिक्का है जिसमें कि वेदस लिखा हुआ है, तो वेदस माने वेदस से हो गया, तो वेद माने विदिशा का जगह का जो सिक्का है उस पर वेद विष्णु भगवान का नाम है और उनका आयु चक्र होता है, इसलिए उस चक्र का अंकन किया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसमें भी नहीं पीछे 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 करिए। हाँ, तो ये अच्युत का, ये पंचाल में अच्युत का सिक्का है जो दाहिने तरफ है, उसमें अच्युत लिखा है, अच्युत विष्णु भगवान का नाम है और उनका चक्र का डिपिक्शन है। इसके विदिशा और विष्णु का बिल्कुल संबंध था, इसे वेद विष्णु का नाम है, तो वेद राजस्य अग्निमित्र से लिखा है, विदिशा के राजा अग्निमित्र का सील है। तो अब कालिदास ने, अभी कोई नहीं कर सकता, कालिदास ने अंदाज पर उन्होंने विदेशेश्वर कह दिया। लोग कहते हैं कि वो अग्निमित्र वहाँ का वाइसराय था, तो वाइसराय और गवर्नर कहने से नहीं काम चलेगा, वो तो ज्यादातर राजा लिखा हुआ है, वेद राज अग्निमित्र लिखा हुआ है। तो जो हमको हिस्टोरिकल फैक्ट देखना पर ऐतिहासिक तथ्य जो है उसी पर कालिदास की डेट निर्धारित करनी सही होगी। नेक्स्ट, अब ये देखिए ये उदयन का है, उदयन का सिक्का है, उदयन का ये है डिपिक्शन, तो हाथी पर वो वासुदेवता को लेकर आ रहा है, और उसमें देखेंगे कि नीचे में जब वहां के सैनिक दौड़ाए तो ये ऊपर से सिक्का गिरा जा रहा है और सिक्का गिर रहा है, और ये लालच दे रहा, उत्कोच दे रहा है, तो उसको से भागे। और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल में भी लिखा है कि उन्होंने उत्कोच दिया था, जब मछुआरे को पुलिस वाले पकड़ लिए तो उसको देते हैं, कर देते। ये जो घूस देकर काम करने की प्रवृत्ति हो रही थी, सब अपने में उससे विचलित हो रहे थे अपने ड्यूटी के प्रति, यही तो उसमें दिखाया गया है कि बृहदत्त ठीक से अपना शासन नहीं चला रहा था, विद्रोह हो रहा था, इसलिए उनकी हत्या करके उसने कर दिया, राज्य कर लिया। और उसमें अभिज्ञान शाकुंतल में भी कि शकुंतला दुर्वासा इसको नहीं ध्यान देती है, उन्होंने कि विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपो धनम वे सिनेमाम उपसम स्मृति त्वाम न तपोदित उपसम कथम प्रथमम कितामेव। तो ये जो अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं, तो उसके बाद तो कालिदास को संकेत करते हैं, कालिदास ने ग्रंथ में लिखा है अपने अभिज्ञान शाकुंतल में, और यह डिपिक्शन सेकेंड सेंचुरी बीसी का ही हो रहा है। तो शिल्प और साहित्य दोनों से ये एक सूचना हमें प्राप्त होती है कि किस प्रकार वो कालिदास उस चीज को लिख रहे हैं अपने में। और जबकि वो उज्जैन के बारे में तो कहते हैं कि प्राप्यावंतीन उज्जैन कथा, उज्जैन में तो उज्जैन की कथा लोग कह रहे हैं, इसका कि भूतकाल की चर्चा है, वर्तमान काल की चर्चा उन्होंने नहीं की है। वर्तमान काल सिर्फ विदिशा को कहते हैं, और जितने भी घटनाएं होती हैं सब विदिशा और चाहे मालविका मित्र में वो तो आंखों देखा जैसा वर्णन उसमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट,
अब इस सिक्का अगाथोक्लीज का है, इंडो ग्रीक शासक का, जिसमें कि ग्रीक लिपि में लिखा है। बलराम का डिपिक्शन है, बीच में मूसल हल लिए हुए हैं, और इसमें बेसिलियस अगाथोक्लियस लिखा हुआ ब्राह्मी लिपि, मैंने ग्रीक लिपि में, और इसके रिवर्स में कृष्ण का अंकन है। देखो नेक्स्ट, इसमें ब्राह्मी लिपि में जो भारतीय प्रभाव में लिखा है, कृष्ण का अंकन चक्र के साथ है, अगाथोक्लियस। तो जो भागवत धर्म है, तो भागवत ये लोग कहें कि जो वैष्णव अवतारीकरण हुआ है विष्णु का, वो गुप्त काल में हुआ था, उसके पहले नहीं हुआ था। जबकि विदेशी शासक भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, भागवत धर्म से प्रभावित हो रहे हैं, और कृष्ण और बलराम का डिपिक्शन कर रहे हैं। तो कालिदास यदि वो कहें कि गोपवेश से विष्णु कर रहे हैं, तो गोपवेश से विष्णु कर रहे हैं, तो उसका मतलब कि कालिदास को पता है कि वो मैं विष्णु का ही अवतार कृष्ण है। और उसमें वो मालविका मित्र में भी लिखा है कि विष्णु प्रसह्य च रुक्मिणी, विष्णु ने रुक्मिणी का हरण किया था, कृष्ण ने नहीं किया था। कृष्ण का वर्णन नहीं करते हैं, माने वो आश्वस्त है कि विष्णु के अवतार ही कृष्ण थे, इसलिए विष्णु प्रसह्य च रुक्मिणी उन्होंने कहा है। तो ये जो परंपरा हमारे यहाँ थी, इसको हर चीज को गुप्त काल में ले जाएंगे, जबकि गुप्त काल में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही है, तो कैसे होंगे कालिदास। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कालिदास ने पुष्यमित्र, अग्निमित्र और वसुमित्र के बाद किसी भी राजा का, किसी भी वंश के राजा का नाम नहीं लिया है। तो ये गुप्त काल में होते, आप 5वीं ईस्वी में भी होते कालिदास, 4वीं शताब्दी के बाद ही दूसरी है, तो किसी किसी राजा का नाम तो लेते ही कम से कम। नहीं, चंद्रमसई रात्रि से चंद्रगुप्त का, विक्रमादित्य का अनुमान लगाना ये तो उचित नहीं है। इस सिर्फ एक परंपरा मान लिया गया, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में थे, मान लिएगा। लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय मानते हैं, तो फिर वो कुमारगुप्त उधर कैसे चले जाएंगे? दोनों का अपने मन से ही सब प्रकरण चल रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए वही भागवत समाचार से थेन भागवतन नटकेन कारितम, ये वृंदावन से मिला, द्वासादित्य टीले से पाया गया था। तो ये थेन भागवतन नटकेन कारितम ब्राह्मी लिपि में मिलकर 2nd सेंचुरी BC की लिपि है। तो अब इसमें भागवतन माने वैष्णव, ये भागवत का मंदिर बनाया गया था, नटकों के द्वारा बनाया गया। तो ये पूरी परंपरा चला रही कि हमारे यहाँ पहले से परंपरा चली आ रही है, उसी से कालिदास प्रभावित थे, उसी का वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट, और ये अब ये इसके संदर्भ में बताना होगा कि ये कालिदास ने वो में लिखा है कि नीचगिरी की गुफाओं में, मेघदूत में लिखा, नीचगिरी की गुफाओं में लोग वेश्याओं के साथ रमण कर रहे थे। अब समस्या है कि यदि गुप्त काल में कालिदास होंगे तो ये चंद्रगुप्त का अभिलेख है। और आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, ये एक मुखी शिवलिंग बना हुआ है। नेक्स्ट, वराह का मूर्ति बनी हुई है। आगे से साई विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट, साई विष्णु। तो ये सब मूर्तियां जो बनी हुई हैं, तो कालिदास में ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि उदयगिरी की गुफाओं में वेश्याओं के साथ रमण कर, वेश्याओं के साथ तभी करेंगे जबकि गुफाएं एकांत होंगी। ये नहीं कि वहां पर मूर्तियां बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है और वहां रमण कर रहे हैं। कालिदास ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए कालिदास तभी होंगे जबकि गुफाएं शांत होंगी, मान की एकांत होंगी। और ये देखिए, ये हेलियोडोरस का पिलर है जो उसने गरुड़ ध्वज है जिसकी उसको स्थापित किया था। तो कालिदास ने मेघदूत में इसकी भी चर्चा नहीं की है। तो इसका मतलब कि ये 113 BC का था, और कालिदास तो मैं अग्निमित्र के समय में थे, तो 113 BC की घटना कालिदास को नहीं पता थी, इसे उसकी चर्चा नहीं की। आसिफ में तिवारी ने लिखा है कि कालिदास इसे आकर्षित नहीं थे, उससे थे, उसे आकर्षित थे, वैष्णव मूर्तियों से प्रभावित नहीं थे, उनके उसकी वो नहीं थी। देखिए वो ऐसे थोड़ी है कि आकर्षण नहीं हो रहा उसको लिखेंगे नहीं। कालिदास ने सांची के बारे में भी लिखा है कि सांची बाद का है, 2nd सेंचुरी BC का सांची नहीं है। इसलिए ये हेलियोडोरस का इंस्क्रिप्शन कालिदास के बाद है। नेक्स्ट, अब इसी में देखिए कि, और ये वही हेलियोडोरस का इंस्क्रिप्शन है, देवदेवस वासुदेवस वासुदेवस गरुड़ध्वजे यम
कारितेन हेलियोदोरेण तक्षशिलास्केन योन दूतेन आगतेन महाराजस भागवतेन भागवतेन उक्ताम सकाशम रयो काशीपुतस भागभद्रस चातारस। अब देखिए इसमें ये मेन चीज है कि भागवत संप्रदाय से प्रभावित होकर, भागवत धर्म से प्रभावित होकर अंतलिखित हेरोदोट को भेज रहा है वहां पर करने के लिए। और इसलिए भागवत धर्म तो पुराना होता ही है, पुराना ही प्रमाणित होता है, तभी तो विदेशी भी उसमें अगाथोक्लीज ने उसका कृष्ण और बलराम का डिपिक्शन किया। और इसमें वो आ रहा है यहाँ पर। और मेन चीज ये है कि कालिदास ने अपने मालविका मित्र में यवनों के साथ वसुमित्र के युद्ध का वर्णन किया, उस पर विजय दिखाया है। और इस अभिलेख में ये यवन जो है अंतलिखित है, भागवत से मित्रता चाहता है, उसको ये भागवत को तातारस का त्राण देने वाला बता रहा है। तो मैत्रिक संबंध का ज्ञान कालिदास को नहीं था। कालिदास को यवनों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार का ज्ञान था जब कालिदास थे। ये मैत्रीपूर्ण जो संबंध हुआ था ये कालिदास के बाद ही की प्रक्रिया है, इससे कालिदास ने इसके बारे में नहीं लिखा है। और ये थोड़ी होगा कि कालिदास इससे आकर्षित नहीं थे, और कालिदास सभी सुगल चीजें दे रहे हैं, इससे क्यों नहीं आकर्षित होते। नेक्स्ट, इसमें भी अब कालिदास ने मालविका मित्र में लिखा है कि वसुमित्र के दीर्घायु हेतु स्वर्ण निष्क दान देने की चर्चा है। अब हमारे यहाँ निष्क जो था एंशिएंट पीरियड का गोल्ड सिक्का है, और पहली शताब्दी ईस्वी से यहाँ पर भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्के में दीनार चलता था। तो अब वही दीनार गुप्त पीरियड के सभी अभिलेखों में पाया जा रहा है। तो कालिदास यदि फर्स्ट सेंचुरी एडी में भी होते तो दीनार का प्रयोग करते, उसमें निष्क का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ये गढ़वा से पाया गया है और सांची से पाया गया इंस्क्रिप्शन। इसमें जो हमने लाइन खींचा है उसमें दीनार ही लिखा हुआ है। तो गुप्त पीरियड में क्लियर कट रहा है कि दीनार स्वर्ण सिक्का चल रहा है। कालिदास गुप्त काल में होते और सिक्के के रूप में निष्क का प्रयोग करते तो ये किसी तरह से उचित नहीं है। आज हम रुपए की बात करेंगे, दीनार की बात नहीं करेंगे, निष्क की बात करेंगे। तो जिस समय में जो प्रचलित होगी उसी का वर्णन इसमें करेंगे। नेक्स्ट, अब ये मेघदूत में उन्होंने लिखा है कि ये यक्ष की मूर्ति मथुरा से पाई गई थी, ये भरना कला एक जगह है वहां से पाई गई है। तो और नेक्स्ट ये दीदागन की यक्षी है। तो अब ये यक्ष का जो यक्ष पूजा मौर्य काल में और उसके बाद चलती रही है, गुप्त काल में कम मिलती है, क्योंकि अधिक प्रचलित पूजा होने के कारण ही तो कालिदास में मेघदूत में लिखा है कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वादिकारात् प्रमत्त सापे नास्तम गमित महिमा वर्ष भोगेन भर्तु यक्षचरे जनकनया स्नान पुण्य रूपेषु स्निग्ध छाया वसत तरुसाम। ये सॉरी वो मैं तो ये यक्ष की बात, कोई यक्ष का नामकरण नहीं कर रहे हैं, कोई यक्ष, मतलब कितना अच्छा ग्रंथ है जिसमें कि यक्ष का नाम ना हो रहे, पूरा ग्रंथ उन्होंने लिख दिया है। तो ये यक्ष पूजा उस समय चल रही थी, कालिदास ने उसका वर्णन किया है। और ये नहीं कि मैं वो अंदाजा पर सब कुछ, अंदाज पर कोई अपने ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता है कि वो मैं सब गुप्त काल में होंगे, सब जितनी घटनाएं हैं सब इसकी कर रहे हैं। और कालिदास ने नेक्स्ट इसमें देख लें कि ये जो ऊपर तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि कुशलाधिपेन दुरस्व में याजिना सेनापति लिखा हुआ है, नीचे में वही एरच वाला है रयो बम्बके दामितस पुंडरी। तो और इसमें कालिदास ने मालविका मित्र में लिखा है, अग्निमित्र कह रहा है कि दाक्षिण्यम नाम बिंबोष्ठी बैम्बिका नाम कुलव्रतम, बैम्बिक कुल का यह व्रत है। तो बैम्बिक कुल का, जो कि बैम्बिक डायनेस्टी नहीं मिल रही थी, तो अभी ये बिंबिका नदी, बिंबिका वनस्पति, बिंबा फल ओठ वाली, ये सब उसके व्याख्या की गई। लेकिन अब यहाँ पे एरस से हमको रयो बम के दामितस पुंडरी की मिल रहा है।
और मूसानगर से बैम्बिक वंश का वो अश्वमेध यज्ञ भी मिल रहा है। तो ये बैम्बिक वंश था। तो कालिदास ने यदि बैम्बिक शब्द का प्रयोग किया है तो उसका अर्थ बैम्बिक होगा ही। और कालिदास इसलिए अग्निमित्र के बिल्कुल नजदीक थे, उनके वंश के बारे में सुपरिचित थे। माने पुराणों ने तो उनको शुंग कह दिया है, लेकिन कालिदास जबकि अयोध्या अभिलेख में भी दुरस में सेनापति का वहां शुंग नहीं कहा है। बाण भट्ट ने जहाँ शुंग कहा है वहां पुष्यमित्र नहीं कहा है, जहाँ पुष्यमित्र कहा वहाँ शुंग नहीं कहा है। अयोध्या ये भरहुत अभिलेख है, इसमें सुगनम रजे लिखा है, तो पुष्यमित्र से उसका जोड़ देते हैं। इसमें पुष्यमित्र नाम है ही नहीं, इसके लिखने वाला तो कौशाम्बी का राजा था। और इसके साथ साथ हम जो क्वाइन देख रहे हैं उस पर रयो वम किस रुद्रवर्मस लिखा है, नीचे वाले सिक्के पर रयो वम किस भववर्मस लिखा हुआ है। तो हमको सिक्का और अभिलेख दोनों से प्रमाणित हो जा रहा है कि अग्निमित्र बैम्बिक था और बैम्बिक राजवंश था। तो पुष्यमित्र का राज बैम्बिक ही था, शुंग नहीं था। लेकिन एक परंपरा जो जैसे परंपरा चला दें, परंपरा के आधार पर सब चल रहा है, तो इस तरह नहीं चलेगा। और अंदाज पर नहीं हिस्ट्री बनाई जा सकती, कालिदास की डेट निर्धारित की जा सकती है। नेक्स्ट। अच्छा, ये अभी इसके पहले हम कुछ बताना चाहेंगे। ये रज के अभिलेख है, सिक्के हैं। तो ये रज के देखिए यहाँ पर मैं सिटी सील भी पाई गई है। एक कच्छम लिखा हुआ है, मुगमुग का सिक्का है और मित्रसेन का सिक्का है, और वही अभिलेख जो हमने अभी दिखाया था उसका है। और यहाँ से अभी थोड़ा सा और आगे बात करना है। हेलो, ये कालिदास ने ये लिखा है कि ये परिस्पार्श्व कहता है कि प्रथित यशताम भास सौमूलक पुत्रादि नाम प्रबंधान अतिक्रम्य वर्तमान कवे कालिदास से क्रियायाम कथम बहुमाना। प्रसिद्ध यश वाले सौमूलक को छोड़कर वर्तमान कवि कालिदास के ग्रंथों को क्यों महत्व दिया जा रहा है? तो वर्तमान कवि किसका होगा? अग्निमित्र का वर्तमान होगा ना। तो प्रश्न उठा दिया लोगों के, वर्तमान कवि क्यों दिया जा रहा है? तो उसका उत्तर तुरंत वहीं बगल में ही है कि पुराण में तेवन साधु सर्वम, जो पुराने हैं वही अच्छे है, बात नहीं है। जो कालिदास की विशेषता है, कालिदास उसके उपयुक्त है, इसलिए कालिदास के ग्रंथों को महत्व दिया जा रहा है। और कालिदास माने पुष्यमित्र के इतने नजदीक थे कि उनके पारिवारिक संबंधों के बारे में उनको ज्ञान था। एक तो बैम्बिक राजवंश कहते हैं, बैम्बिक कुल का कहते हैं, और दूसरे कहते हैं विगत रोष के शाम। माने पुष्यमित्र अग्निमित्र को पत्र लिखता है कि पारिवारिक कलह को छोड़कर भूलकर तुम यज्ञ में भाग लो। जो बिल्कुल नजदीक हो वही पारिवारिक बातों को जानेगा। यदि कालिदास गुप्त काल में होंगे और सेकेंड सेंचुरी बीसी में 6-7 साल बाद, ये कोई नहीं जाएगा, उनके परिवार में कलह चल रहा था है? और भरतबाकी कहता है कि जब तक अग्निमित्र शासन करें तब तक विपदा न हो। इसका वो भी तो तुरंत की कामना कर रहे हैं कि जब तक अग्निमित्र शासन, प्रेजेंट टेंस ही है, ये पास्ट टेंस नहीं होगा, यानी भूतकाल भी होगा या वर्तमान काल होगा, बल्कि वो वर्तमान काल होगा, भूत भविष्य नहीं होगा ये। तो इसे इतने से स्पष्ट हो जा रहा है कि कालिदास उस समय थे जब बिरसा राजधानी थी, अग्निमित्र उसका शासक था और गोल्ड सिक्का निष्ठ चलता था। ये सभी परिस्थितियां सेकेंड सेंचुरी बीसी की हैं, इसलिए पुरातात्विक और साक्ष्य और कालिदास के ग्रंथों के अंतर साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है कि कालिदास के समय ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी था। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर श्रीवास्तव जी का। मेरा सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि एरच संबंधी पुस्तक जो भी प्रतिभागी लेना चाहें वो यहाँ मैसेज बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं। संस्थान की ओर से उन्हें संपर्क स्वयं कर लिया जाएगा। मैं आदरणीय डॉक्टर श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि यदि उनके पास 5 मिनट का समय हो तो वे अपनी एरच संबंधी पुस्तक पर भी कुछ शब्द अवश्य कहें। आदरणीय डॉक्टर श्रीवास्तव जी यदि मुझे सुन पा रहे हो तो उनसे मेरा अनुरोध है कि 5 मिनट वो अपनी उस पुस्तक पर भी कुछ कहें जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। सर।
सर आपका ऑडियो एक बार कनेक्टेड नहीं है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया को बोल के आप एक बार अनम्यूट करवा लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, हाँ हाँ, बोलिए सर। आप लोगों ने देखा कि ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें परंपरा अनुसार ये हिरण्यकश्यप की राजधानी कही जाती है। और इसी आधार पर मैं वहां गया था, जबकि वहां पर सिक्का मिल गया था मुख का, और अजिन का मिला सिक्का, सेकंड सेंचुरी बीसी का लेट सिक्के थे। और इसमें जो माउंड है 2-3 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये इतने पुराने अभिलेख के साथ, मैंने वहां पर अभिलेख और ये सीलिंग भी पाई गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण था कि एरज के सिक्के जो सिटी क्वाइन है उस पे जो पहले मिला था उसको लोगों ने एरन का सिक्का बना दिया था। कनिंघम ने एरन का सिक्का बना दिया था, उस पे एरका पढ़ दिया था, लेकिन एरन का कोई सिक्का नहीं पाया गया अभी तक। सिटी क्वाइन के नाम पर एरन का कोई सिक्का नहीं पाया गया है। एरकच का ही पढ़ने में दिक्कत हुई और चौथा लेटर क्लियर नहीं था, इसलिए एरकच पढ़ दिया और एरका ने पढ़ दिया उसको। और उन्होंने लिखा भी थे, एरन और रेप्सन ने भी लिखा है कि चौथा अक्षर क्लियर नहीं है। फिर भी उन्होंने, जबकि एरज के बारे में कोई जानता ही नहीं था, एरन के भी बारे में जानता था वो तो जब आकाशवाणी छतरपुर से और हमारा वार्ता प्रसारित हुई तब लोग उन्होंने एरज के बारे में जाना। और ये किताब जो आर्कोलॉजी ऑफ एरज डिस्कवरी ऑफ डायनेस्टी 1991 में प्रकाशित हुई, तब लोग देश विदेश में उसके बारे में जाने। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि एरज के जो सिटी क्वाइंस पाए जा रहे हैं, सिटी क्वाइंस पाए जा रहे हैं वो 20-21 प्रकार के हैं। ऐसा कभी भी किसी के पास नहीं पाया गया है किसी साइड से, न कौशाम्बी से, न माहिष्मती से, न त्रिपुरी से, इतने प्रकार के सिटी क्वाइंस नहीं पाए गए हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर एरज से महासेनापति का भी सिक्का पाया गया है, जबकि सेनापति को या महासेनापति को पावर नहीं होता है सिक्का जारी करने का, लेकिन वो विशास एक सेनापति था, महासेनापति, उसने सिक्का जारी किया था। और ये वहां पर एक ऐसा भी सिक्का पाया गया है जो कि उसमें अमात्य ने भी सिक्का जारी किया है। तो अमात्य को कहीं पूरे वर्ल्ड में अमात्य ने अभी सिक्का जारी नहीं किया, ऐसा नहीं पाया गया है। लेकिन ये सिक्का पाया गया है अमात्य का। और ये 2 डायनेस्टी मिल जा रही है। सबसे बड़ी समस्या वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो अब ये आप लोग देखे होंगे मालविका मित्र में, ये अग्निमित्र ने सेन डायनेस्टी को पराजित किया था, ये विदर्भ के सेन थे। तो अब लेकिन सेन के बीच में पता नहीं चलता है, लेकिन एरज में मित्र और सेन 2 डायनेस्टी मिल रही है। इससे यही आभास मिलता है कि अभी मित्र सेकेंड सेंचुरी एडी में पूरे इंडिया में ये सेन डायनेस्टी का पता नहीं है। तो हमको यही लगता है कि जो ये सेन डायनेस्टी में विदर्भ की थी, वहीं से जो पराजित हो गए थे अग्निमित्र के समय में, ये एरच में आ गए। जब इनके वंशज कमजोर हुए, इंद्रमित्र, ईश्वरमित्र, तो उसके सिक्के को काउंटर स्ट्रक करके इसने अपनी डायनेस्टी स्थापित कर दी यहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर सेन और मित्र और सेन 2 डायनेस्टी यहाँ मिलती हैं। और इसमें कालिदास एरज के अभिलेखों के आधार पर, ये सिक्कों के आधार पर कालिदास की तिथि ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी निर्धारित होती है। और ये जो पुष्यमित्र है जिसको शुंग कहा जा रहा है, एरज के अभिलेख और सिक्के प्रमाणित करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग नहीं था, बैंबिक वंश का था। ये प्रकाशन तिवारी जी ने काफी अच्छा किया है इस किताब का, मैं उनको बधाई देता हूँ। और उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस पर, और काफी लोगों को वो किताब ज्यादा दिखाई भाई। हेलो, नहीं आ रहा क्या? हेलो हेलो, किताब सर दिखा रहे। ये हमने इंग्लिश में ही लिखा था, आर्कोलॉजी ऑफ एरज डिस्कवरी ऑफ न्यू डायनेस्टी। तिवारी ने हमसे कहा कि हिंदी में होना बहुत जरूरी है। इसी में एरज के अभिलेख और सिक्के
लिखा उसको किया, और इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको प्रकाशित किया है। और ये सभी मैंने शोधकर्ताओं और सबके जितने पाठक हैं सबको काफी लाभदायक होगा। और हिस्ट्री के लिए बिल्कुल जो जिसको डार्क पीरियड कहा जाता है उसे प्रकाश पड़ेगा। अब इस संदर्भ में आप लोगों को कोई शंका हो तो आप लोग बात कर सकते हैं। अमन भैया आप। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका। अब मैं हमारी छोटी बहन स्नेहा से अनुरोध करूंगा कि वो इस बहुत ही सारगर्भित और सुंदर व्याख्यान के लिए डॉक्टर श्रीवास्तव जी का धन्यवाद करें। स्नेहा बहन बम्बई से। धन्यवाद भैया। मैं आज के हमारे आदरणीय वक्ता श्री ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी का इतना शोधपूर्ण व्याख्यान देने के लिए मनपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस व्याख्यान के लिए उपस्थित सभी प्रतिभागियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ तथा हमारे ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के आदरणीय सचिव श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी तथा ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के सभी सदस्य श्रीमती वर्षा तिवारी, श्री अमनदीप वशिष्ठ, सुश्री सुरभि पांडे, श्रीमती परिधि डेविड मैसी, सुश्री स्वाति गोयल और सुश्री हितांगी ब्रह्म भट्ट तथा श्री गोपाल शर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपने सारगर्भित व्याख्यान से बहुत सी नई चीजें सीखी होंगी। निश्चय ही ये एक व्याख्यान हमारे लिए एक यादगार अविस्मरणीय अनुभव रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। जय जय सर।